राहुल जी, धन्यवाद कि आपने मुझे कहा कि शाहू महाराज और काशीराम साहब के साथ के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में आप कुछ बोलिए। यह सच है कि बहुत साल मैंने मान्यवर काशीराम साहब के साथ गुजारे हैं और उनके साथ रहा, तो उनकी भी कुछ यादें हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कि हमारी मूवमेंट क्या है, इतने सालों में जो चल रही है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मनुवाद ने क्या किया कि सारे देश को 4 वर्णों में और 6000 से ज्यादा जातियों में बांट दिया और उसके कारण एक गैर बराबरी की व्यवस्था का निर्माण हुआ और ये गैर बराबरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी तरह के क्षेत्र में फैली। हमारे इतने महापुरुष हुए तो उन्होंने एक समानता का संघर्ष किया। तो देखा जाए तो पहले के जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण जिनकी लोक संख्या 3.5% है, वो पहले भी अपना वर्चस्व कायम रखते थे और आज 2023 में भी उनका वर्चस्व कायम है। उनका वर्चस्व कायम रहने के सबसे बुनियादी कारण यह है कि हम संगठित नहीं है, इसके कारण यह अवस्था अपनी हो रही है। ब्राह्मण को ज्ञान का अधिकार था, टू एक्वायर द नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्राह्मण्स। उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, जिन्हें संरक्षण का अधिकार था, वो कोई 5-5.5%। उसके ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद आते हैं वैश्य, जिन्हें धन का अधिकार था, और उसके बाद आते हैं शूद्र, जो फिर SC, ST, DTNT, OBC इसमें विभाजित हुए, जो 85% है। पहले इस बात को समझ ले तो हमें शाहू महाराज का भी संघर्ष समझ में आएगा और मान्यवर काशीराम साहब का भी संघर्ष समझ में आएगा। तो ब्राह्मण के लिए ज्ञान, क्षत्रियों के लिए संरक्षण, वैश्य जो 6% है उनको व्यापार यानी धन का अधिकार, और जो शूद्र बच गए SC, ST, DTNT या OBC, उनको इन 3 वर्णों की सेवा करने का अधिकार। यह अधिकार नहीं था, यह दासता थी, यह गुलामी थी। मानवाधिकार यह कहता है कि ऑल आर इक्वल। मगर भारत, बेसिकली इंडिया इज ए रिच कंट्री ऑफ पुअर पीपल डिवाइडेड इन 6000 कास्ट। भारत ऐसे गरीबों का अमीर देश है कि जात जात में बांट के पूरे देश को 6000 से ज्यादा जातियों में बांट के मनुवाद ने एक असमानता की व्यवस्था कायम की, जो इंसान को इंसान की तरह ना जीने देती है, ना इंसान की तरह मरने देती है। अछूत अछूत की तरह मरता है और ओपन कैटेगरी के लोग सम्मानजनक तरीके से मरते हैं। इस सारे विभाजन में एक बात थी, और हमारे महापुरुषों ने इसको देखा कि वेयर इज द इक्वालिटी, समानता कहां है। अब समानता नहीं होने के कारण हमारा सारा संघर्ष टू एस्टेब्लिश द इक्वालिटी इन ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ, इसके ऊपर आधारित हो गया। बहुत महापुरुष है और हमारे महापुरुषों ने हमारा मुख्य विचारधारा का संघर्ष जो हुआ, तो वो 108 साल का आधुनिक भारत में एस्टेब्लिश हुआ, जिसकी एक आधारशिला शाहू महाराज ने रखी। 1848 से लेकर 1956 तक हमारा संघर्ष एस्टेब्लिश होता है समानता और सम्मान का, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट का संघर्ष। 1848 से लेकर लगभग 1900 तक एक संघर्ष चला, जिसे ज्योतिबा और सावित्री मां ने चलाया। इन दोनों के कारण हमें एजुकेशन में
एंटर होने का मौका मिला। उसके बाद 1922 तक के अपने निर्वाण तक के शाहू महाराज ने विभिन्न संघर्ष चलाए, अनेक प्रकार के क्रांतिकारी निर्णय लिए, लेकिन हम याद रखते हैं महत्वपूर्ण रिजर्वेशन का, आरक्षण का। ज्योतिबा ने हमें शिक्षण दिया, शाहू महाराज ने हमें आरक्षण दिया, और 1956 तक जो बाबा साहब ने संघर्ष किया उसके कारण हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिले, और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिलने के कारण हम लोगों की एक मूवमेंट बनी, एजुकेशन, रिजर्वेशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीन हथियार के दृष्टिकोण से या तीन बातों के कारण हमें कुछ सवालों के आंसर देना चाहिए, जो हम उनको फॉलोअर बोलते हैं। हम इस देश के 85% बहुजन जो शूद्र कहलाए गए, वो शासक कैसे बन सकते हैं, और वो कौन सा रास्ता है जिससे शासक बनने के बाद भारत को बौद्धमय कर सकते हैं। बाबा साहब के महानिर्वाण के बाद इस संघर्ष की दास्तान में या यात्रा में एंटर होते हैं, और उनका संघर्ष जो है, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं तुम्हें शासक बनाना चाहता हूं, टू रूल द इंडिया। और जो प्रयोग उत्तर प्रदेश में हो गए, नॉर्थ इंडिया में, उससे साफ जाहिर होता है कि मान्यवर कांशीराम साहब का सपना कि मैं तुम्हें शासक बनते हुए देखना चाहता हूं, 6 में उनके निर्वाण के बाद ये थोड़ा थमसा गया है, और इसे हम लोगों ने मान लेना चाहिए। तो अब आगे क्या करना है? 400 के ऊपर राजा थे भारत में, और 400 के ऊपर जो राजा थे उस जमाने में 1920 तक 464 एग्जैक्ट आंकड़ा है। तो आप लोगों को भी और मेरे को भी दो नाम याद आते हैं, एक बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़, और दूसरे करवीर संस्थान यानी कोल्हापुर के राजा शाहू महाराज। ये अपवाद छोड़ दिया जाए तो अधिकांश भारत के संस्थानी की राजा ये अपने ही बातों में मशगूल थे, और इन्होंने प्रशासन की धारा को प्रजाजन के कल्याण के लिए और मंगल के लिए मोड़ा नहीं। तो ये काम शाहू महाराज ने किया कि अन्य राजाओं ने डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत कहिए या प्रजा के कल्याण के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक के जो संसाधन पहुंचाए, रिसोर्सेस पहुंचाए, उसके लिए हम शाहू महाराज को याद रखते हैं। और हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने उनको राजर्षि कहा, यानी राजा के भेष में ऋषि, जिसका जीवन अत्यंत सीधा साधा सरल था, जिसने अपने जीवन का सारा उपयोग शाहू महाराज ने लोगों के कल्याण के लिए उपयोग में लाया। इसलिए बाबा साहब ने उनको पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी यानी सामाजिक प्रजातंत्र के आधार स्तंभ कहा, और हमें कह दिया बाबा साहब ने कि आप मेरे अनुयायी हो तो शाहू महाराज की जयंती प्रॉब्लम आया, लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा। एक घटना मैं आपको बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने यह बात क्यों कही थी। वैसे तो शाहू महाराज ने ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत किए, आर्थिक सहायता दी, कला के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, रिजर्वेशन के क्षेत्र में, देवदासी प्रथा बंद करने के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में जो जोगत्या मोड़ी थे उनके प्रतिबंधक कानून के क्षेत्र में। लेकिन उनका एक योगदान जो मुझे याद है और जिसके कारण मैं भी प्रभावित हुआ था, क्योंकि मैं
सेलिब्रेशन के समय 2002 में तकरीबन 7 से 8 दिन कोल्हापुर में था। मान्य और काशीराम साहब भी थी, टाइम मिला तो उनकी भी यादें बताऊंगा। एक गंगाराम कांबळे करके एक उस जमाने के अस्पृश्य यानी अनटचेबल व्यक्ति थे, उन्हें बहुत बार अपमानित किया गया, तो शाहू महाराज ने सोचा कि उनके लिए उन्होंने एक होटल खोलना चाहिए और खुद जाते थे उस होटल में। हम अछूतों की कहानी बड़ी अजीब है। जब इस देश की राजनीति को हमारे वोट चाहिए तब वो हमें एक साथ लेते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर जब अन्याय होता है तो साथियों हम अलग थलग पड़ जाते हैं। और रिसेंट उदाहरण यह है कि अक्षय भालेराव के साथ जो कुछ घटना घटी वो इस बात की एक निदर्शक है कि वी आर अलोन फाइटिंग अगेंस्ट द एट्रोसिटी ऑफ द कास्टिज्म। तो जात तो दिमाग में होती है, कास्ट इज इन माइंड। इसे कैसे निकालना? तो शाहू महाराज ने गंगाराम कांबळे को होटल खोल दिया और खुद जाते थे होटल में चाय पीने। पर शाहू महाराज के बाद वो होटल कोई ठीक से चल नहीं सका, तो हमने सोचा कि हम लोग थोड़ा इसमें एक उन्हीं यादों को ताजा करने के लिए 2002 में फिर से सोच रहे थे कि हम लोग फिर से गंगाराम कांबळे की यादें पुनर्जीवित करें। यह सिलसिला मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब राजाश्रय मिलता है और एक राजा या प्रजातंत्र का हमारे को संरक्षण मिलता है, बशर्ते कि वो आदमी या वो राजा या वो प्राइम मिनिस्टर या वो जो भी अधिकारी हो, उसके मन में हमारे प्रति द्वेष भाव ना हो और कास्ट हेट्रेड ना हो। इन सारी चीजों में ये प्रकार के प्रयोग से हमें यह ध्यान आया कि अछूतों को स्वतंत्र व्यवसाय के लिए हमें मदद की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो। इस मामले में बाबा साहब ने भी एक गाइडेंस किया था कि तुम्ही खेड्यात राहू नका, शहरात जा, कारण तिथं जातीयतेचे प्रमाण किंवा जातीयतेचा त्रास तुम्हाला कमी होईल। बहुत सारे लोगों ने इस मामले में ये मुद्दा उठाया और उन्होंने यानी देहात छोड़ दिए। अब ये आरक्षण का मुद्दा जो है जिसके ऊपर हम लोगों ने बात करना चाहिए, जिस पर मान्य और काशीराम साहब भी बोलते थे, शाहू महाराज और काशीराम साहब में जो समानताएं थी वो मैं आपको बताता हूं। दोनों ही अत्यंत सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। उनके खाने के रिक्वायरमेंट, या यूं कहिए कि कोल्हापुर का ठेचा और भाकरी मिल जाए तो शाहू महाराज के भोजन यानी संपूर्ण हो जाता था। काशीराम साहब को भी ऐसी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, वो भी जो भी मिल लिया वो खा लिए। इस मामले में दोनों की आदतें सेम थी। शाहू महाराज के बारे में मैंने देखा कि उनको मनुवाद से कैसे निपटना, इसकी गहरी समझ थी और यही समझ मान्य और काशीराम साहब की व्यक्तित्व में भी निहित थी। काशीराम साहब के त्याग को अगर देखा जाए तो एक बार वो रात को थाना आए जहां पर मैं रहता था, तो मुझे लगा खाना वाना खा के आए होंगे, तो रात को कहा उन्होंने कि कुछ थोड़ा बहुत बंदोबस्त किया जाए क्योंकि रात काफी हो गई थी। तो हम कार्यकर्ताओं ने सोचा चलो केले लेके आते हैं, तो 1 डजन केले लाए क्योंकि रात में तो वैसी भी चीजें मिलती नहीं। तो कहने लगे हंसते हुए खाते हुए, यार कम से कम काशीराम की बॉडी देखते हुए तो तुमने कुछ चीजें लाना था। तो हम लोग बड़े इमोशनल हो गए और हमको ये अजीब सा लगा कि इतने बड़े महापुरुष के लिए जहां उनको कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था वहां पर भी उनके भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं की गई थी। तो इस तरह से कोई शिकायत नहीं जीवन से, क्योंकि उन्होंने अर्पण कर दिया था जीवन। और अपने मदर को यानी माँ को एक लेटर लिखा था कि मैनू सेहरा नहीं चाहिए, माँ वतन चाहिए। कि माँ तुम बार बार मुझे ये कहती हो कि तुम शादी कर लो, लेकिन सेहरा बांध के मैं क्या करूंगा जब मेरा समाज ही इस देश में गुलामी का वतन में जिनको सदियों से धन ज्ञान और सम्मान से वंचित रखा गया, वो मैं उनको उनके हक दिलवाऊंगा। तो शादी मेरे जीवन में बाधा नहीं बननी चाहिए।
ये गीत मैनू सेहरा नहीं चाहिए मां, मैनू वतन चाहिदा, ये गीत हमने 2002 में सेंटेनरी सेलिब्रेशन में स्टेज के ऊपर से लीड बेटर ग्राउंड कोल्हापुर में गाया था। धम्मचक्र ऑर्केस्ट्रा उसी लिए स्थापित हुआ था। तो शाहू महाराज को बाबा साहब इतना क्यों मानते थे, तो इसके पीछे एक कारण है। वैसे तो बहुत बड़ा इतिहास है और वो अगर मैं बताऊं तो बहुत टाइम चला जाएगा। क्या हुआ था कि 1902 में शाहू महाराज ने एक निर्णय लिया, जिसका निर्णय क्यों लिया इसका इतिहास उतना कोई स्पष्ट नहीं है, जो मैं आज आपको बताऊंगा कि व्हाई शाहू महाराज हैज टेकन द डिसीजन टू इंप्लीमेंट द रिजर्वेशन ऑफ 50%। शाहू महाराज के ऊपर लोगों को जब रिजर्वेशन का कानून उन्होंने बनाया 26 जुलाई या 26 जून 1902, तो महाराष्ट्र सरकार ने 1974 में बनाया, 72 साल का फर्क है। एग्जैक्ट डेट है महाराष्ट्र सरकार की 23 मई 1974। शाहू महाराज ने वो जुलाई 1902 में कानून बनाया। यानी शाहू महाराज की दूरदृष्टि देखिए कि उस जमाने में भी जब भारत में रिजर्वेशन नाम के उतना कोई प्रभाव नहीं था या नहीं था बिल्कुल, उस जमाने में ब्राह्मणेतर यानी नॉन ब्राह्मण को रिजर्वेशन देना चाहिए, ये पहल करने वाले वो पहले राजा थे। कारण क्या था उसके पीछे, और जीआर निकालने के पीछे या गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकालने के पीछे। तो जब शाहू महाराज ने 1894 में देखा तो उनके खुद के स्टाफ में 71 लोग हैं और वह 71 लोगों में से 67 ब्राह्मण है और 4 नॉन ब्राह्मण है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1894 में 1894 में उनके एडमिनिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ। तो उन्होंने जब 71 की लिस्ट देखी उनके अंडर में काम करने वाले प्रशासन में, तो 67 ब्राह्मण थे और 4 नॉन ब्राह्मण थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि भाई ऐसा क्यों, व्हाई? लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। क्या दूसरे लोग लायक नहीं है? क्या दूसरे लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या दूसरे लोग एक कैपेबल और जेन्युइन नहीं है? किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। उसके बाद में आप देखिए 1894 और 1902 यानी 8 साल के फर्क से उन्होंने 50% आरक्षण लागू किया। जब उनकी डेथ हुई 6 मई 1922 में, तब रिकॉर्ड चेक किया हम लोगों ने, तो उनके अंडर में तब 95 यानी 95 का स्टाफ था और 59 नॉन ब्राह्मण थे, यानी ब्राह्मणेतर जिसको मराठी में कहा जाता है, और सिर्फ 36 ब्राह्मण रह गए थे। इसके बावजूद भी 67 से 36 ब्राह्मण होने के बावजूद भी आज भी जब बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1922 या 1894 का कहा जाता है तो शाहू महाराज का नाम लिया जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि मेरिट के बजाय इक्वल पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा महत्व देना चाहिए। इतिहास में शाहू महाराज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रकार के प्रयोग को अमल में लाया और यह सिद्ध कर दिया शाहू महाराज ने कि मेरिट के बजाय तुमने सबको इक्वल एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, तब प्रशासन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। ये देखिए शाहू महाराज के जीआर के पीछे की इतिहास। और फिर बाद में 1902 में उन्होंने 50% आरक्षण दिया और उस आरक्षण के कारण सुजलाम सुफलाम और सर्वांगीण प्रगति, जिसको ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं, वो करवीर साम्राज्य का हुआ। क्योंकि जितना अच्छा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होगा, उचित प्रतिनिधित्व होगा, उतना प्रशासन बहुत अच्छा रहता है। ओनली ब्रिलियंसी एंड मेरिट इज नॉट सफिशिएंट, देयर मस्ट बी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटी आल्सो। ऐसा किसी महाराजा ने किया नहीं। शाहू महाराज को इसलिए हम याद करते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र सरकार,
74 में जीआर निकाला उन्होंने, तो वहां सिर्फ 24% रिजर्वेशन दिया और शाहू महाराज ने उस वक्त 50% दिया था। एससी को 13, एसटी को 7 और इनको 4%, डीटीएनटी को बाद में चल के वो 11%। जब महाराष्ट्र में पहला जीआर निकला 2004 में कि भाई हम लोग ऑल क्लास 1 को रिजर्वेशन इन प्रमोशन देंगे, तो इस महाराष्ट्र के ही कुछ लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और आज भी वो केस जारी है। और मैं बानाई के तरफ से उसमें एक इंटरवेनर हूं, हस्तक्षेप याचिका करता। इतने साल गुजर गए लेकिन उसका कोई भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया। आदरणीय चीफ जस्टिस की बेंच के सामने जुलाई में हियरिंग है, तो उस हियरिंग के बाद हो सकता है वो रिजल्ट मिले और SC/NT, DT/NT और SBC यानी विशेष मागास प्रवर्ग को महाराष्ट्र में रिप्रेजेंटेशन मिले, यानी रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिले। अब इसमें शाहू महाराज के अन्य योगदान क्या है जिसके लिए हम उन्हें याद रखते हैं? एक समानता और कांशीराम साहब में और शाहू महाराज में, शाहू महाराज स्पोर्ट्स को और खास करके कुश्ती को बहुत बढ़ावा देते हैं। अपने युवावस्था में मान्यवर कांशीराम साहब भी कुश्ती में और स्पोर्ट्स में बड़ी गहरी रुचि रखते थे। ये दोनों के व्यक्तित्व की एक समानता है। स्वास्थ्य के मामले में शाहू महाराज ने जब उन्होंने राज्यारोहण किया, चार्ज लिया उन्होंने करवीर संस्थान का, अगर संसर्गजन्य रोग से कोई प्रभावित होता है, खास करके प्लेग से, तो उसे अलग रखना। तो करवीर संस्थान में जहां जहां ऐसे बंजर जमीन के ऊपर, जिसे बैरन लैंड कहते हैं, वहां झोपड़ियां बना के जिनको प्लेग हो गया उनको क्वारंटाइन किया। बंबई में प्लेग बहुत फैल चुका था, मगर शाहू महाराज ने क्वारंटाइन करने के कारण, यह विलगी करने के कारण बहुत कम मनुष्यहानि हुई करवीर संस्थान में। याद रखिए, शाहू महाराज ने अभी जो बताया गया था भारत में, किसी को थाली बजाने के लिए नहीं कहा, किसी को यह नहीं कहा कि भाई साहब तुम ये थाली बजाओ या मोमबत्ती जलाओ। बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से शाहू महाराज ने उस स्थिति को हैंडल किया। और तब बेंगलोर में उनके टीचर जो थे, जो उन्हें पढ़ाते थे, फ्रेजर, उन्होंने एक पत्र लिखा उनको और लिखते हैं कि शाहू महाराज धन्यवाद, आपने अपनी जनता के लिए जो स्वास्थ्य संबंधी उपाय किए और प्लेग की महामारी से अपने राज्य को बताया, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बड़े ही वैज्ञानिक, ये इतिहास को बहुत कम मालूम है, बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से शाहू महाराज ने प्लेग की महामारी को रोका। बिना थाली बजाए, बिना मोमबत्ती जलाए और बिना कोई प्रार्थना किए उन्होंने औषधोपचार किया। जरूरत पड़ी तो होम्योपैथी के डॉक्टर्स को बुलाया, क्योंकि उस वक्त प्लेग का कोई सफल उपचार एलोपैथी में नहीं था। इसके कारण होम्योपैथी, मुझे ठीक से अगर नाम याद आया तो डॉक्टर बोरकर को बुलाया था उन्होंने। ये महान उपलब्धि इतिहास ने नजरअंदाज कर दी। दूसरी उनकी उपलब्धि जो है, उन्होंने देवदासी प्रथा को बंद कर दिया और कहा कि कोई लड़की जिसे मातृत्व का सम्मान मिलता है, वो भगवान को अर्पित कैसे की जा सकती है। प्रतिबंधक कानून बनाया। शाहू महाराज was the first person in the not only Maharashtra but India who stopped such illegal traditions arising out of Manuism
which do not respect the ladies. जो घुमंतु जातियां हैं जिनको 1936 में के कानून के तहत जिनको अपराधी करार दे गया था 1936 में, ऐसे धनगर या जो भी DT&T की 42 जातियां हैं, उन्हें क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंतर्गत उन्हें तो करार दे दिया गया 1936 में। उसके पहले भी उनको समाज के मुख्य प्रवाह से वंचित कर दिया था। ऐसे लोगों को शाहू महाराज ने गले लगाया और कहा तुम भी हो तो तुम्हें जीवन का जीने का अधिकार है और सम्मान के साथ तुम्हें हम रोजगार देंगे। कई गडरिया यानी जिनको धनगर कहा जाता है, किसी को पहारेकरी बनाया यानी वॉचमैन, किसी को रखवालदार दिया बनाया, किसी को घर दिए। और शाहू महाराज ने सभी जनता के सभी तबके के वर्ग को एक सहारा दिया और एक आह्वान किया कि तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी जीने का मौका मिले और तुम्हें भी इंसान की तरह जी के अपने स्वाभिमान के साथ जीने का मिले। ये शिक्षा बुद्ध तक जाती है, तथागत गौतम बुद्ध तक जाती है, कबीर तक जाती है। तो साथियों, ये जो सुधारणाएं शाहू महाराज ने की और बाबा साहब अम्बेडकर यानी हमारे बाबा साहब के बारे में कह दिया कि he will lead the social transformation and economical emancipation movement in India. आता तुम्हाला खरा नेता भेटलेला आहे, सही नेता मिला है, जो एक उच्च कोटि के विद्वान है और पढ़े लिखे हैं और वैश्विक स्तर के ऊपर एक प्रतिभाशाली इंसान आपको एक लीडर के रूप में मिला। शाहू महाराज ने बाबा साहब की लीडरशिप को आगे बढ़ाया। शाहू महाराज के इस उपकार को बाबा साहब जिंदगी भर नहीं भूले। 6 मई 1922 को साहब का अपने शाहू महाराज का निधन हो गया। मौत को भी उन्होंने एक जीवन की एक घटना करके देखा और फिर बाद में कह दिया कि अब मैं तो चला, अब डर कुछ नहीं, सबको सलाम बोलो। जिसका जीवन अच्छा होता है साथियों, उसकी मृत्यु भी, उसके जीवन का अंतिम दिन भी अच्छा होता है। कोल्हापुर संस्थान के सभी नागरिकों के आंख में आंसू थे 6 मई 1922 को। सभी तबके के लोग अंतिम दर्शन को आए एंड द ऑनेस्ट ट्रिब्यूट, मुसलमान आए, अल्पसंख्यक आए, DT&T आए, SC आए, शेड्यूल कास्ट आए जिनको बाबा साहब ने अपने गले से लगाया था। समाज की व्यवस्था ने, विषम समाज की व्यवस्था ने उन्हें दूर कर दिया था, तो वो भी आए। मराठा समाज आया, OBC आए। इतना स्नेह और इतना सम्मान किसको मिलता है राजा को। ए किंग हैज कनेक्टेड हिज किंगडम इन अ डेमोक्रेटिक वे टू फॉर द ऑल द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो शाहू महाराज जैसे राजा हो तो डेमोक्रेसी को एक नया अर्थ मिलता है, ये बात हम सिद्ध हो गई। बार बार कांशीराम साहब शाहू महाराज को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते थे? क्योंकि लोग तो राज चलाते हैं, लेकिन शाहू महाराज ने उस राज को समाज के अंतिम व्यक्ति तक के मोड़ दिया और कन्वर्टेड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। इसलिए ये शाहू महाराज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सभी उनके क्षेत्र के योगदान को देखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और बड़े करुणा से कहा इस बात को कि हमें शाहू महाराज की जयंती को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उनके बड़े उपकार है। द ग्रेट मैन। अब मान्यवर कांशीराम साहब, जब भी मैंने खुद देखा होटल सेंटर जो एयरपोर्ट में है बॉम्बे में, वहां पर जब भी शाहू महाराज की बातें चलती थी तो पढ़ने का काम मेरा तरफ था, क्योंकि मराठी को अंग्रेजी में हिंदी में ट्रांसलेट करना था। जब शाहू महाराज का कोई रेफरेंस आए तो मैंने खुद साहब के, मान्यवर कांशीराम साहब के आंखों में आंसू देखे। व्यक्तिगत बातचीत में मान्यवर कांशीराम साहब ये कहते थे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से मैं प्रभावित हुआ और सामाजिक परिवर्तन के लड़ाई को लड़ने के लिए उत्साहित हुआ। और बाद में ये भी कहते थे कि तुम मेरे नजदीक के साथी हो, तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए
कि बिना गैर राजनीतिक जड़ें हमने मजबूत किए बगैर राजनीति हमारी सफल नहीं हो सकती। We have to strengthen the non-political roots and then only we can go for the politics. आज की स्थिति को हम क्या देखते हैं कि हमारी जो बहुजन समाज की समस्या है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, नेशनल समस्या है, तो उसके हल हमने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ढूंढना चाहिए, ना कि प्रादेशिक स्तर के ऊपर एक राज्य में। तो एक बात रहती थी। तो मूवमेंट में मान्यवर कांशीराम साहब का योगदान क्या है? 15 मई 1934 से लेकर 9 अक्टूबर 2006 तक उनको एक जीवन मिला। रैदासी थे और शुरू के दिनों में तो बाबा साहब का नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन बाबा साहब के सच्चे संदेश वाहक करके दुनिया याद रखेगी उनको। ऐसा व्यक्तित्व मान्यवर कांशीराम साहब का था। अब अपने पास जो भी कुछ समय बचा है उसमें मान्यवर कांशीराम साहब के जो कुछ गाइडेंस है, जो व्यक्तिगत रूप में और बाद में जनरल पब्लिक में भी देते थे, वो मैं बता देता हूं। हमने हमारे जीवन में सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य ये महानतम उद्देश्य करके ध्यान में रखना चाहिए। ये उनका एक संदेश था। उनको पैसे की बहुत कमी जाती थी, मूवमेंट चलाने के लिए और मिशन चलाने के लिए धन उपलब्ध नहीं था। तब वो बड़े आत्मीय भाव से कहते थे कि शाहू फुले और बाबा साहब को मानने वालों ने सबसे पहले दिल और दिमाग की गरीबी दूर कर देना चाहिए, और अगर ये करेंगे तो एक तमन्ना उभरेगी, और तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकलेंगे। हम कम और पैसे में भी मूवमेंट चला सकते हैं। किसी मनुवादी से भीख मांगने की हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम मनुवादी लोगों के शरण में जाते हो तो हमारी मूवमेंट कमजोर होती है। इसलिए अपने पैरों पे खड़े होकर मूवमेंट चलाओ। और आज हम देख रहे हैं कि उन्हीं का नाम लेके बहुत सारे लोग दूसरे पार्टियों में यानी मनवादी पार्टियों में चले जाते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि हम सही है। वो पूरी तरह से गलत है। उन्हें शाहू फुले, बाबा साहब और कांशीराम साहब का मूवमेंट और मिशन समझ में ही नहीं आया, और वो इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, मिशन और मूवमेंट को बहुत कम दिया। उत्तर भारत में मैं साहब के साथ घूमा तो मैंने देखा कि वो उत्तर भारत के लोग शाहू महाराज के बारे में बहुत कम जानते हैं। उनको बस इतना मालूम था, फेटे वाले बाबा और टाई वाले बाबा। तो फिर हम लोगों को उनको समझाना पड़ता है। उत्तर भारत में बाबा साहब को या ज्योतिबा फुले को मानने वाले आज भी कम है, जानने वाले। लेकिन उत्तर भारत की एक खासियत कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। ये उदाहरण हमें महाराष्ट्र में ये दिखाता है कि अगर हम मान्यवर कांशीराम साहब के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल के ना बिकने वाला समाज बना लेते थे महाराष्ट्र में, और अपने अहंकार को ध्यान रखना, हमारी मूवमेंट तब चलती है जब हम हमारे नेता को विचारधारा के तौर पे कंट्रोल करते हैं। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती यह है कि हमारी मूवमेंट ने अपने नेताओं को विचारधारा के स्तर के ऊपर चलने के लिए मजबूर नहीं किया, ना ही नियंत्रित किया। मान्यवर कांशीराम साहब ये कहते थे कि हमारा संघर्ष समता व सम्मान के लिए है। और दूसरी बात ये कहते थे कि देश की राजनीति ये दिल्ली से चलती है, तो हमने दिल्ली से अपनी राजनीति को ऑपरेट करना चाहिए। तो महाराष्ट्र के जो छोटे मोटे यानी पार्टियां है, पक्ष है, उन्होंने ये सोचना चाहिए जब हमारी समस्या राष्ट्रीय है तो हमने राष्ट्र में अपने पार्टियों का, जो रीजनल पार्टियां है या बहुजनों की पार्टियां है, उनका जो प्रभाव है या उनका काम पूरे देश में फैलाना चाहिए। तो साहब ये कहते थे कि देश की राजनीति दिल्ली से चलती है, तो हमने दिल्ली को हमारा लक्ष्य बनाना चाहिए। दूसरी बात, मान्यवर कांशीराम साहब बुद्ध धम्म अपनाने की बात करते थे। उसके 3 मीटिंग को मैं था। साहब ने ये कभी नहीं कहा कि हमारी सत्ता आएंगी तभी हम बुद्ध धम्म अपनाएंगे। जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि बहुजन समाज जब सत्ता में आएगा तो हम धम्म लेगा, ये गलत है। मेरे सामने उन्होंने कैलकुलेशन रखे थे मान्यवर कांशीराम साहब ने कि
तुम महाराष्ट्र के लोग जो तकरीबन 4 से 6% बुद्धिस्ट बन गए हो, हम उत्तर प्रदेश के लोग जो 20% हम आ जाएंगे, और मेरे कहने पे पूरे भारत के लोग आ जाएंगे, तो हम अगर 26 से 27% अगर बुद्धिज्म अपना लेते हैं लोग पूरे देश में, तो हमारा एक प्रभाव गट यानी प्रेशर ग्रुप तैयार हो जाएगा, और ये प्रेशर ग्रुप से हम अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकेंगे। इस घटना का, इस चर्चा का मैं गवाह हूं, ये मेरे सामने बोली गई बात है। ऐसा कभी नहीं साहब ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तब धम्म परिवर्तन करेंगे, दैट इज रॉन्ग। जो लोग इस तरह का कंफ्यूजन फैला रहे हैं वो मान्यवर कांशीराम साहब की बात को नहीं समझ सके। मैं फिर से रिपीट करता हूं, साहब की हार्दिक इच्छा थी कि इतने लोग धम्म ले ले, लेकिन 9 अक्टूबर 2006 के पहले उनको, यानी मैंने तो खुद इस बात कर रहा हूं कि बीपी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के कारण उनका जो शरीर है वो खोखला हो चुका था, तो उसके कारण उन्हें समय नहीं मिला। जिस प्रकार का अवसर बाबा साहब को मिला बुद्धिज्म अपनाने का, वो समय माननीय कांशीराम साहब को नहीं मिला। इसके कारण, नहीं तो आज हम सभी बुद्धिस्ट लोग, इवन इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, हम मिनिमम, मेरा अपना अंदाजा है कि 26% रहे होते भारत में। ये उनकी बड़ी जो लोग मान्यवर कांशीराम साहब को 1986 में छोड़ के गए, जैसे बहुत सारे लोग छोड़ के गए, उनके नाम नहीं लूंगा मैं, वो कुछ मनमुटाव के कारण छोड़ के गए, मिशन और मूवमेंट के सिद्धांतों के कारण छोड़ के गए। आज उनकी हकीकत क्या है, वो छोड़ के गए तो वो भी विभाजित हो गए और वो भी एक नहीं रह सके। इस बात से एक सबक मिलता है कि हमने मिशन और मूवमेंट को ज्यादा महत्व देना चाहिए। व्यक्ति को व्यक्तिगत आधार के ऊपर हमने हमारे मिशन और मूवमेंट की बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि टीका टिप्पणी करना हमारा स्वभाव होता है, उसे हमने रोकना चाहिए। कांशीराम साहब एक बात और कहते थे कि ये जो आरएसएस हो, बीजेपी हो, मनोवादी गवर्नमेंट हो, ये हमें प्रगति के अवसर निर्माण नहीं करते। नोटबंदी देख लीजिए आप, बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, या एजुकेशन पॉलिसी देख लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर तो मैंने बहुत कुछ बातें सरकार को भी बताई कि कहां कहां गलती है। इन सारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अवसर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हमसे छीन लेते हैं। लेटरल एंट्री की भी बात देखिए, डायरेक्ट, जो कि आईएएस को रिप्लेसमेंट करके लिया गया। तो ये सारी बातों में हमने देखना चाहिए कि हमारे प्रगति के अवसर वो रोक लेती है, इसलिए हमें अपना राज चलाना चाहिए, या हमारे जो चिंतक है वो वहां पर आना चाहिए। उनके बारे में अगर व्यक्तिगत बातें करूं तो एक उन्हें अपने आप को कुशल संगठक, हम लोगों ने कई बार पूछा कि आप इतिहास में कैसे रहेंगे जिंदा, तो जैसे बुद्ध ने बोला था कि मैं धम्म के वजह से जिंदा रहूंगा, वैसे मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे हमको कि मुझे तुम एक कुशल संगठक, बेस्ट ऑर्गेनाइजर करके याद रखना, क्योंकि मैंने खुद सीखा बाबा साहब से कि जाति व्यवस्था के दुरुपयोग को रोक के जाति व्यवस्था को सदुपयोग में कैसे कन्वर्ट करना, हाउ टू स्टॉप मिसयूज ऑफ द कास्ट एंड हाउ टू यूज इट फॉर आवर वेलफेयर, फॉर आवर प्रोग्रेस। तो ये कांशीराम साहब का ये था। जीवन के अंतिम दिनों में वो बार बार अपने बुद्धिज्म की बात करते थे, और उनका यह कहना था कि मैं अपने आंदोलन की जो नींव है वो नीड, डिजायर और स्ट्रेंथ, इस बात पे रखता हूं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के बारे में बात करते थे। अब ये चीज क्या है? नीड का मतलब, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुमने ये मूवमेंट चलाना चाहिए, तो वो गरज, वो नीड आपने अपने मन में तैयार करना चाहिए और समाज को यानी बताना चाहिए, सोए हुए को जगाना चाहिए, दैट इज नीड। बाद में तुममें अगर डिजायर पैदा हुई, डिजायर, तो उसको भी आपने आगे बढ़ाना चाहिए, नीड प्लस डिजायर। और जब तुमको कोई बात पट गई है कि शाहू फुले बाबा साहब की विचारधारा सही है या कांशीराम साहब की, तो एक स्ट्रेंथ जमा करना चाहिए
क्योंकि राजनीति में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वेयर आर दी वोटर्स, आपके मतदाता कहाँ है, ये पूछा जाता है। तो नीड, डिजायर और स्ट्रेंथ से आप समाज को चेंज कर सकते हैं। काशीराम जी का योगदान क्या है? 67 से उन्होंने अपनी मूवमेंट को शुरू किया। 1978 में बामसेफ बनाई, 81 में DS4 बनाई और 84 में बीएसपी बनाई। उनका ये 78 में मानना था कि गैर राजनीतिक जड़ें हमारी मजबूत हो तो हम राजनीति में सफल हो सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने बीएसपी के प्री रिक्वायरमेंट के तौर के ऊपर DS4 बनाई, जो दलित शोषित संघर्ष समिति के नाम से जानी जाती है। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ये बनाए थे कि बामसेफ नॉन पॉलिटिकल रूट यानी वृक्ष के जड़ों को मजबूत करेगा और संघर्ष का रास्ता तैयार करेगा, और उसके लिए वो धन की भी उपलब्धि करेगा, यानी उसको सपोर्ट करेगा। जब जड़ें मजबूत होती है तब राजनीति सफल होती है। बामसेफ, DS4 प्लस बीएसपी, इनका तीनों का एक ही काम है, हाउ टू रूल द इंडिया, हाउ टू गिव मोमेंटम टू द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट एंड इकोनॉमिकल इमेंसिपेशन। भारत के शासक बनने का, उसके पहले सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष को आगे बढ़ाने का और आर्थिक उत्थान को भी आगे बढ़ाने का। तो साथियों, अभी 8 बज चुके हैं, तो आखिरी में शाहू और बाबा साहब और बाकी हमारे महापुरुषों की मूवमेंट कैसे चलाना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। हमने ज्यादा से ज्यादा कैडर कैंप लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें पता नहीं राजनीति किस करवट पे लेगी, तो समाज को तैयार करना है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा कैडर कैंप लेना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी को यही नहीं मालूम कि हमारे महापुरुषों ने क्या संघर्ष किया। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की दुनिया में व्यस्त रहने वाले हमारे समाज को यह पता होना चाहिए कि हमें अनटचेबल किसने बनाया, हमारा अपराध क्या था, हमें शूद्र क्यों बनाया गया। इसलिए कैडर कैंप जरूरी है। जितना बुद्धिज्म बढ़ेगा उतना मनोवाद का प्रभाव कम होगा, इसलिए स्प्रेड बुद्धिज्म अमंग शूद्रा, यानी SC ST OBC में हमने बुद्धिज्म का प्रभाव कितना ज्यादा बढ़े। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बुद्धिज्म इतने जल्दी ग्रहण करना चाहिए, ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर वो बुद्ध के रास्ते के ऊपर भी चले तो वो इस संघर्ष में हमको मदद कर सकती है। एक सजेशन मैं ये देना चाहूंगा कि शाहू महाराज के बारे में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बहुत कम माहिती है। तो कानपुर में राजर्षि शाहू महाराज यूनिवर्सिटी, अगर उन्होंने परिसंवाद लिए इस सिलसिले में कि कंट्रीब्यूशन ऑफ शाहू महाराज फॉर इरिगेशन डेवलपमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, तो इससे एक बात बनेगी और पूरे देश में पहुंचेगा। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण हमारी क्या हानि हुई है, तो हमने सोशल एंडोस्मोसिस के प्रोसेस को ज्यादा देना चाहिए। यानी सोशल एंडोस्मोसिस से मेरा मतलब यह है सामाजिक अभिसरण, और हमने कास्ट की मेंटेलिटी को पंक्चर करना चाहिए। अभी भी देखो हमारे ऊपर जो आक्रमण होते हैं, हिंसा होती है, मार डाला जाता है, तो उसके पीछे माइंड काम करता है। तो हम लोगों ने उस माइंड को कन्वर्ट अगर कर सके, यानी हमारे दुश्मनों की संख्या कम करके दोस्तों की बढ़ा सके, तो एक अच्छा रहेगा। हमारे समाज को अच्छे कुशल संगठक की जरूरत है, तो हम लोगों ने इस कुशल संगठक को निर्माण करनी चाहिए। और अंत में एक घटना बताता हूं। पूना में शाहू महाराज का एक कार्यक्रम था। शाहू महाराज के स्मरण में मान्यवर कांशीराम साहब आए, हमें भी बुलाया गया पूना में, हम लोग गए। जब कांशीराम साहब आए तो कुछ दिन पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, तो घाव सूखे नहीं थे। जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो शाहू महाराज का सपना कौन साकार करेगा, तो अपने बारे में बोलने लगे। बाद में जब हम लोग पूना के रेस्ट हाउस में गए तो मुझे कहा उन्होंने कि रूम बंद कर दो और ये पट्टियां खोल, ये यानी शर्ट निकाल दो। तो मैंने देखा कि घाव में से खून बह रहा है, पानी मिक्सित, वाटर मिक्स्ड ब्लड। तो मुझे रोना आ गया। मैंने बोला साहब अगर आप नहीं आते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके पास ही डेटॉल और बाकी चीजें थी, वो साफ किया। बाहर बहुत भीड़ जमा थी और वो मुझे कहने लगे कि तू मुझे जानता है ना, शाहू महाराज का सपना कांशीराम पूरा नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैंने रोते हुए फिर उनको कहा कि ठीक है लेकिन थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। नहीं, सभी लोगों को मिलना है। मैंने दरवाजा खोला रोते हुए और फिर लोग अंदर आए। ये हंसते हुए बात कर रहे कि मानो कुछ ना हो।
अपने शरीर के अपनी तकलीफों को परवाह ना करते हुए एक इंसान, जिस इंसान ने बाबा साहब शाहू फुले का अपना मिशन पूरा हो इसलिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। मैं बड़ा एक खुशनसीब इंसान हूं कि उनके साथ चर्चा करने का, रहने का मौका मिला। अभी 26 जून को पूरा देश शाहू महाराज की जयंती मनाएगा, मगर जो बातें मैंने बताई वो बहुत कम लोगों को पता है। तो ऐसे महापुरुषों के ने हमारे जीवन में दिए जलाए, हमें सम्मान मिला और मनुवाद आज भी जिंदा है। तो आगे हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमने गैर बराबरी को बराबरी में कन्वर्ट करने की मूवमेंट चलाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कैडर कैंप लेना चाहिए। मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लो, मैं भी आऊंगा। इतना कह के मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम।